सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम व्याकरण में वाक्य भेद को पढ़ेंगे। वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और सार्थक वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस साधन से लिखने या बोलने वाले का आशय पूरा प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। हम अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से करते हैं वह वाक्य होता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं और सार्थक वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखने वाला या बोलने वाला जब अपने भावों और विचारों को स्पष्ट कर दे सामने वाले के पास तो उसे ही वाक्य कहते हैं। वाक्य में बेटा 6 गुण होने अनिवार्य होते हैं। इन गुणों के बिना वाक्य शुद्ध और सार्थक नहीं होता है। सबसे पहले आता है सार्थकता। सार्थकता का मतलब होता है सामान्यतः वाक्य रचना के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी अधिकांशतः जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे हमारा वाक्य शुद्ध होता है। किंतु निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में अर्थ को बता देता है। जैसे देखो तुम दोनों की चिक चिक मुझे तनिक भी पसंद नहीं। तो यहाँ जो चिक चिक शब्द है वो निरर्थक शब्द है, फिर भी इस वाक्य में अपने अर्थ को दे रहा है। कुछ भी करने से पहले झिकझिक करना तुम लोगों की आदत बन गई है। यानी यहाँ जो झिकझिक शब्द है वो भी क्या है, निरर्थक शब्द है, फिर भी वह अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में अर्थ को देता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है क्षमता। यानी आप जो कहना चाहते हो वह चीज स्पष्ट करने की योग्यता आपके द्वारा चुने गए शब्दों में होनी चाहिए। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए वाक्य में जिसके द्वारा आपके विचार आपके भाव स्पष्ट रूप से सामने वाले तक पहुंच जाए। जैसे देखिए रुक्मणी चाय खाती है, तो यहाँ पर रुक्मणी के साथ खाती शब्द का उपयोग नहीं है। यह आपके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, रुक्मणी चाय पीती है। तो इस प्रकार हमें योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। आकांक्षा, इसका अर्थ है इच्छा। यानी वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका प्रयोग होने के बाद वह हमारे अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर दे। यानी उस वाक्य को पढ़ते ही सारा अर्थ समझ में आ जाए, हमारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहे, तो वही वाक्य आकांक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। उदाहरण देखिए, स्वेटर बुनती है, हिंदी पढ़ाते हैं, किसान फसल रहा है। ये तीनों ही शब्द आकांक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि हर वाक्य कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है। जैसे कौन स्वेटर बुनती है, कौन हिंदी पढ़ाते हैं, किसान फसल क्या कर रहा है, तो हर वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न है। यदि उसको इस प्रकार से लिखा जाए कि सुमन स्वेटर बुनती है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, किसान फसल काट रहा है, तो क्या होगा, हमारे जो वाक्य है वो स्पष्ट अर्थ को देने वाले होंगे। इन्हें पढ़ने के बाद हमारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार ऐसे वाक्य आकांक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। फिर निकटता या सन्निहित। तो निकटता का मतलब होता है जो शब्दों का प्रयोग करे वह निकट होने चाहिए, साथ में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी इसमें किया जाना चाहिए। फिर है आपका पदक्रम।
पदक्रम का मतलब होता है वाक्य निर्माण में व्याकरण की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले कर्ता आएगा या सहायक क्रिया या क्रिया, विशेषण कहाँ होगा, संज्ञा कहाँ होगी। तो एक निश्चित क्रम जो तय किया जाता है उस क्रम के अनुसार ही वाक्य की रचना की जानी चाहिए। देखिए, घास में मैदान पशु चर रहे हैं, तो यह पदक्रम की दृष्टि से उचित नहीं है। उचित क्या होगा? मैदान में पशु घास चर रहे हैं। आसमान चमकने लगा सूरज में, ये सही नहीं है। शुद्ध क्या होगा? आसमान में सूरज चमकने लगा। इस प्रकार पदक्रम का ध्यान रखते हुए हमें हमारे वाक्य का निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहले सार्थकता यानी सार्थक शब्दों का प्रयोग, फिर योग्यता यानी हमारे अर्थ को स्पष्ट करने की योग्यता हमारे शब्दों में होनी चाहिए। आकांक्षा, ऐसे शब्दों का चयन जो हमारे अर्थ को इस तरह से स्पष्ट करे कि पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहे। फिर निकटता यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित शब्दों को पास में लिखकर वाक्य का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर पदक्रम यानी व्याकरणिक दृष्टि से जो क्रम निश्चित किया गया है वाक्य निर्माण के लिए, उस क्रम का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। और बेटा अंतिम गुण होता है हमारा अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी कर्ता, काल, वचन, लिंग, कारक आदि का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए, तो ही वह शुद्ध वाक्य होता है। देखिए, गीतिका की बहन किताब पढ़ता है, तो पढ़ता नहीं होगा, गीतिका की बहन किताब पढ़ती है। रोहन कल विद्यालय जाता है, तो कल है तो रोहन कल विद्यालय गया था होगा। चलते चलते वृद्ध सड़क में गिर गया, तो सड़क में नहीं होता है, सड़क पर गिर गया। इस प्रकार हमें अन्वय का यानी मेल का ध्यान रखकर वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब इन 6 विशेषताओं का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे वाक्य शुद्ध, स्पष्ट और सार्थक होते हैं। अब वाक्य के भेद। तो बेटा वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनके भेदों का निर्धारण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। कौन से हैं 2 आधार? पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। और हम नेक्स्ट क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। तो आज जितना हमने पढ़ा है उसको आप ध्यान से पुनः पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।